वो माशरा नहीं चलता। सियासत, मज़हब, समाज अगर ये हमें अंदर से तब्दील नहीं कर रहे तो ख़राबी कहाँ है। मायूसी और बदगुमानी ओढ़कर माशरे से कट कर मत बैठिए, उठिए, एक अच्छे समाज की तश्कील की आरज़ू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, जस्तजू कीजिए। ख़वातीन हज़रात, जस्तजू के आज के सेशन में हमारे मेहमान फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं, एग्जीक्यूटिव हेड हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो इतना वाइब्रेंट है, जिसकी इतनी आबादी है और बहुत सारी हैपनिंग भी होती है, बहुत सारी पॉलिटिकल बिग गन्स जो हैं वो भी इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत है। सबसे बढ़कर ये है कि ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर जो है वो इसका किरदार है, और इसकी बेस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तरक्की भी करता है। यहाँ के 124 में डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला नैयर शेख साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग विद अस ऑन मस्त एफएम 103। सबसे पहले तो हमारे, क्योंकि लोग हैं उनको क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी जो है वो क्या है। एक सिविल सर्वेंट यकीनन जो है वो बहुत सारी मंजिलें अबूर करता है, तो लोग ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा माइक के करीब आ जाइए और बताइए कि क्या ड्रीम था आपका, कोई फैमिली ट्री में आपके थे सिविल सर्वेंट में, या फिर जो है वो कुछ और। जी, थैंक यू सो मच इनवाइट करने का, बड़ा शुक्रिया आपका। जर्नी काफ़ी मेरे ख्याल में लंबी, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर हैं, लेकिन जस्ट टू सम इट अप, मेरी इब्तदाई तालीम मैंने हासिल की डीए खान से, मैं बिलोंग करता हूँ, तो अर्ली स्कूलिंग आप कह लें मैंने वहाँ से की। उसके बाद मेरी फैमिली सऊदीया में शिफ्ट हो गई, तो मैंने वहाँ पे कोई मैट्रिक तक पढ़ा वहाँ पे, और उसके बाद मैं हाई स्कूल के लिए यूएस चला गया। मैंने हाई स्कूल यूएस से किया, और उसके बाद मैं वापस आ गया फॉर सम रीज़न 9/11 के बाद। ओके। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की इस्लामाबाद से, नस से, ठीक है। और उस इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने इमीडिएटली आफ्टर सीएस दे दिया। सही। तो फिर कोई मैं ड्रीम था इससे पहले या फिर ऐसे ही? इससे पहले अगर मैं मतलब ऑनेस्टली अगर बात करूं तो मुझे शौक़ था एरोनॉटिक्स में जाने का। ओके। तो जब मैं यूएस में था तो मैंने एडमिशन भी लिया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। और एक लाइफ लॉन्ग आप कह लें, मेरा एक थोड़ा सा एविएशन से एक अटैचमेंट भी थी वो सारी। ओके। लेकिन बहरहाल वो फिर मैं उसको फॉलो अप नहीं कर सका उस तरह। बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब्दुल्ला नैयर शेख या अब्दुल्ला गंडापुर, व्हाट्स दिस? शेख मेरी सब कास्ट आप कह लें, सही है। गंडापुर हमारा ट्राइब है। ठीक है। तो बस वो मतलब सम नाम पीपल कॉल यू अब्दुल्ला नैयर गंडापुर, एंड सम पीपल कॉल यू लाइक बस गंडापुर अब्दुल। हमारा वो ट्राइब है। ओके। तो वो मतलब इट गोज़ विदाउट सेइंग, वो तो मतलब पार्ट है ही। सही। तो एक फैमिली नेम कह लें, शेख जो है वो उसके अंदर है वो इस तरह। बिल्कुल सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं, जितने भी प्रोफेशन हैं, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर जो है वो एज अ सिविल सर्वेंट, जिसके अंदर आपका जो स्कोप है बहुत बड़ा हो जाता है, यकीनन जो है वो इसके ज़रिए आप आवाम तक बड़ी लार्जर जो है वो ऑडियंस है उसकी, और ख़ास करके ये कि उनकी वेलफेयर के लिए आपके पास जो है वो बहुत अथॉरिटी आती है, और अथॉरिटी इज़ लाइक अल्टीमेटली आपको रिफ्लेक्ट करने के अंदर भी मदद देती है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि इन सारे प्रोफेशन से फिर इस प्रोफेशन के अंदर आना जो है वो क्या ये कहा जा सकता है कि एक वो लोग जो ये सोचें कि मुझे कोई खिदमत करनी है तो वो टर्न करें फिर इधर? देखिए, खिदमत तो मतलब कहीं पे भी की जा सकती है। सही। और अगर आप बाहर देखें तो लोग मतलब ये वाला ड्रीम कैरी नहीं करते कि जिस तरह हम चीज़ों को सिंपल दो लाइंस के अंदर लार्जली हम सेग्रीगेट कर देते हैं। जब भी कभी हम एफएससी वगैरह करते हैं, या हमारे बच्चे मतलब सोचते हैं कि हमने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, अगर ब्रॉड हम उसके अंदर डिफरेंशिएशन करें। उसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारे प्रोफेशन ऐसे ये हैं, बाकी मतलब लोग चीज़ें बनते हैं वो। लेकिन बाहर जो मैंने एक चीज़ इंप्रेसिव देखी है कि अगर किसी ने को फायरमैन भी बनना है तो वो उसका बड़ा प्राउडली मतलब वो उस चीज़ को वो करते हैं कि ये भी एक प्रोफेशन है, तो मैंने फायरमैन बनना है। बिल्कुल सही। या फ़र्ज़ करें किसी ने अगर कोई शेफ़ बनना है या वो बनना है, तो वो कोई ऐसी कोई उसके अंदर आर की बात नहीं है। और सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन तो वो बंदा भी कर रहा है जो हमारे किसी एक हेल्थ फैसिलिटी के अंदर अगर कोई स्वीपर है और वो अपना एक मतलब एक ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और प्रॉपरली कर रहा है, या कोई एक नर्स है फ़र्ज़ करें किसी हॉस्पिटल में, अगर वो किसी मरीज़ों की खिदमत कर रही है। ये बात आपकी ठीक है कि जो सिविल सर्विसेज हैं या जो जिस तरह हमारी जो एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, उसके अंदर आपका इम्पैक्ट थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो स्कोप ऑफ आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। आप उससे इंसाफ कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो एक डिफरेंट डिबेट है। और सारे लोग शायद इक्वली उस तरह
कर भी नहीं पाते जितना वो उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन डेफिनेटली आप उसमें लोगों की ज़िंदगियों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं और उसमें एक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल सही है। आपकी लाइफ में यकीनन आपने या कोई भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर हो आपके पास जो है वो इससे पहले सरगोदा को एज अ डिप्टी कमिश्नर जो है वो लीड करने का भी मौका मिला, फैसलाबाद भी है। यानी बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं एवरी डे। कभी कोई मुश्किल आई कि बहुत कोई डिसीजन लेते हुए लाइफ के अंदर? मेरे ख़्याल में काफ़ी दफ़ा आती हैं और वक्तन फ़वक्तन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं। और चूँकि अगर मैं आपसे मतलब फ्रैंकली बात करूँ तो गवर्नेंस जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर गवर्नेंस एक बड़ा मुश्किल काम है। मतलब चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हैं उस तरह की, जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर प्रोसेस होते हैं, आप लोगों को ईमेल करते हैं, उसके ऊपर काम हो जाते हैं। यहाँ मतलब अगर हमने कुछ सिस्टम्स ऑनलाइन भी बनाए हैं, उनके अंदर भी लोगों ने मतलब फ्रॉड वगैरह भी उसके अंदर होते हैं, हमारे अपने मुलाजिम भी मुलव्वस होते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो लोग मतलब उनका काफ़ी मतलब अब्यूज़ या मिसयूज़ करते हैं। लॉ उस तरह शायद जो है ना हमें हर कहीं जो है ना वो एक इन्वोक करना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिसीजन मेकिंग मतलब डे टू डे बेसिस पे डिफरेंट मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं सिस्टम के अंदर। मतलब हर शहर के अंदर आपको पता है डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। हर डिसीजन के पीछे कुछ लोगों का फ़ायदा होता है, कुछ लोगों का नुकसान होता है, लोग इल्ज़ामात भी लगाते हैं। लोग उसके अंदर डिफरेंट प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ करते हैं, हमारी सोसाइटी में आप बेहतर जानते हैं, मतलब बिल्कुल मैं सर। नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं फिर उनको डे टू डे बेसिस पे डील करना पड़ता है, उसमें कानून का एक जो सीधा रास्ता है वो लेना, एट द सेम टाइम जो है वो चीज़ों को मतलब एक मुनासिब तरीके से भी चलाना। तो वो एक बड़ी एक टाइट रोप सी है मेरे ख़्याल में। एक हर टाइम जो है आप एक पुल सिरात के ऊपर चल रहे होते हैं और उसमें ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप चीज़ें मेरिट के ऊपर कर रहे हैं तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है फिर आपने उसमें। सीएसएस का एग्ज़ाम दिया और जब आपको उसका रिज़ल्ट पता लगा, तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले एंड मैंने और उस वक़्त आपकी फीलिंग भी क्या थी जो जब आपको ये मालूम पड़ा कि मैंने जो है वो ये अचीव कर लिया टारगेट जिसके लिए मैंने बहुत ड्रीम किया था? मेरे ख़्याल में बड़ी एक डिफरेंट फीलिंग होती है और चूँकि स्कूलिंग के दौरान भी काफ़ी मेरी मतलब मुनासिब एक हो रही है एकेडमिकली परफॉर्मेंस। लेकिन जो इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे जो आपकी फीलिंग होती है उसकी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें इन्वेस्ट कर लेते हैं। इवन दो मैंने शायद उतना टाइम इसको नहीं दिया होगा, मैंने ग़ालिबन कोई 5-6 महीने में तैयारी की होगी। लेकिन फिर भी आप इमोशनली और मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, आपकी एनर्जीज़ वगैरह चीज़ें। तो वो जो फीलिंग है वो बड़ी एक मतलब डिफरेंट सी होती है इस सेंस में कि थोड़ी सी अनबिलीवेबल होती है। एक मुकाबले का इम्तिहान है, सारे लोग नहीं उसमें कर सकते। तो उसके अंदर फिर मतलब हज़ारों लोग अपीयर होते हैं, आपको नहीं पता उन हज़ारों में आप किस जगह पे लैंड करेंगे वो ना। बिल्कुल सर। तो एक बड़ी एक मतलब में डिफरेंट सी फीलिंग। मैंने चूँकि 2 दफ़ा सीएसएस दी है। मेरी फर्स्ट टाइम सेकंड अटेम्प्ट के 31st अंदर। पोज़ीशन थी और फिर सेकंड में मेरी 3rd अच्छा, पोज़ीशन थी जब पास आपने करने क्लियर किया तो फिर किसके साथ शेयर किया? पहली शेयरिंग किसके साथ थी? में। मैंने अपनी सिस्टर के साथ शेयर किया, मैंने उनको साथ शेयर किया और मैंने उनको कॉल की। मैं उस टाइम सऊदीया में था, मैं गया हुआ था उम्रा करने के लिए अपने। जैसे ही मैंने इंटरव्यू दी मैं उसके बाद चला गया था उम्रा करने अपनी फैमिली के साथ। तो शी वाज़ बैक होम, तो मैंने फिर उनको कॉल करके बताया वो हु चीज़। इज़ द पावर बिहाइंड यू? अपनी फैमिली के अंदर यकीनन जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ताकत होती है, कोई आपकी फीलिंग भी होती है, कोई आपके स्पिरिचुअली भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन अपनी फैमिली के अंदर कोई एक ताकत होती है जो हर वक्त आपके साथ खड़ी अब रहती है। मेरे ख़्याल में मेरी जो वाइफ़ है वो होंगी और उनकी मुझे बड़ी सपोर्ट रहती है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा हमारी जॉब बड़ी चैलेंजिंग है, जी। बड़ी डिमांडिंग है। इससे पहले मैं फेडरल गवर्नमेंट में था, तो वहाँ पे भी मतलब मुझे रात को 12 बज जाते थे, सुबह मतलब अर्ली हम स्टार्ट करते थे। मतलब मैंने पिछले को 8-9 महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। तो उसमें काफ़ी सारे फैमिली के मैटर्स, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उनको देखनी पड़ती हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक सपोर्ट है। अच्छा, कहते हैं एक बड़ी आम बात है कि कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते आपको कहा कि बताएं किस जगह पे आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी अब चलिए जी आपने कहा कि मुझे कोई डीसी शिप बड़े शहर की जो है वो हो जाए। इज दैट अ ट्रू थिंग? ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ ये। अच्छा। अच्छा, चलें। तो ये बहुत सारी जो है वो गॉसिपिंग और ये होती है। आई थॉट कि लाइक लाइटली जो है वो आपसे इस हवाले से पूछ लिया जाए। पहली आपकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ थी? बस आखिरी एक आध सवाल के साथ जो है वो हम दूसरी कुछ अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ पहली चलेंगे। पोस्टिंग में ऐसी पाकपतन था। इसी बात पर कितने साल हो गए? 2012 की बात है। एंड विच वाज द टफेस्ट टाइम फॉर यू और टफेस्ट इंसिडेंट हैपेंड इन योर रेस्ट ऑफ द करियर? मेरे ख़्याल में मैं लाहौर में ऐसी सिटी रहा
ओके। डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि लाहौर में जो इसी सिटी की पोस्टिंग है वो थोड़ी सी काफ़ी डिमांडिंग होती है, उसमें शहर का पुराना एरिया आता है, काफ़ी उसमें चैलेंजिंग इश्यूज़ होते हैं डिफरेंट सेक्टेरियन के हवाले से भी, बाकी चीज़ों के हवाले से भी। एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा मुश्किल है, उसमें असम्बली वगैरह आती है, उसमें एहतजाज वगैरह प्रोटेस्ट, काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं। तो वो एक मतलब मेरे ख्याल में उस जूनियर लेवल पे मेरे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग असाइनमेंट थी। आई फील कि आपकी तरह की या जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी पोजीशंस जो हैं वो उसको थोड़ा सा वक्त के साथ साथ जो है वो जैसे जो ब्रिटिश जैसे उन्होंने बनाया था उसको कमज़ोर थोड़ा सा कर दिया गया है और थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो बाहर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। आप इससे शायद डिसएग्री करें, लेकिन अगर आप एग्री करते हैं तो यू थिंक कि आने वाले वक्त के साथ ये ठीक हो सकती होगी चीज़ें। मेरे ख्याल में चीज़ें मतलब चेंज होती रहती हैं और ब्यूरोक्रेसी चूँकि एक थोड़ा सा ओपन एंडेड मतलब ओपन सिस्टम है रिलेटिवली, हमारा इंटरेक्शन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से है, पॉलिटिशियंस के साथ है, बाकी जितने मैंने आपको बताया सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं उन सारों के साथ इंटरेक्शन रहता है आपका। तो डिफरेंट वक्त के अंदर डिफरेंट लोग उस पर डिफरेंट प्रेशर्स एक्सर्ट करते रहते हैं और उसमें चीज़ें इवॉल्व करती रहती हैं और हमारा सिस्टम आपने देखा ही है पिछले 20-25 सालों में चेंज हुआ है, मतलब उसके अंदर सिस्टम चेंज होते रहे, हमारे जो डेजिग्नेशंस थे बिल्कुल बीच में वो सही। चेंज हुए, फिर जी जी दोबारा जी। वापस सही। असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह हुए। सही। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह चीज़ें सेटअप चेंज होती रहती हैं, तो उसमें कुछ इरोजन भी होती है, कुछ उसमें वैल्यू एडिशन भी होती रहती है, तो वो एक मेरे ख्याल में एक कॉन्स्टेंटली एक फ्लक्चुएटिंग किस्म का एक बिल्कुल सिस्टम है। सही। लास्टली जो लड़के लड़कियां सीएसएस करना चाहते हैं और अब तो ये बहुत चार्मफुल जो है वो बन गया है, हर जो है वो हमें बारहा जो है वो देखने को मिलता है, जो पहले कभी नहीं इस तरह से मिलता था। अब उनकी ये ड्रीम है कि किसी तरीके से जो है वो सिविल सर्विस के अंदर आ जाए। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें। मेरे ख्याल में सिर्फ मतलब एक क्लीशे बात है, इतनी कोई मतलब वो बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हार्ड वर्क ही है और इसमें कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सिंपली मतलब हार्ड वर्क है, एक डेडिकेशन है और कमिटमेंट के साथ जो है ना, क्योंकि एक मुकाबले का इम्तिहान है, जी। तो आपने बाकियों को मतलब हरा के आगे जाना है, ये नहीं हो सकता कि सारे लोग मतलब फर्स्ट आ जाए ना, तो वो उसमें ये है कि एक मुकाबले के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करनी है और कंपटीशन वाली तैयारी थोड़ी सी जो बाकी एग्जाम्स हैं उनसे डिफरेंट होती है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे ये पहले सेगमेंट के अंदर हमारे वो जिनको क्यूरोसिटी होती है कि एक तरह इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से हट के जो है वो दूसरी चीज़ों के बारे में भी जाने, तो अब्दुल्ला नईर शेख साहब जो है वो उनके डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, उनके बारे में जो है वो आपको आई एम श्योर कि इससे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक आइडिया मिला होगा। सो लेट्स गो टू द अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जो है वो चलते हैं दोस्तों। जेम्स ब्रॉडवुड लॉयल ने जिन्होंने जब ये फैसलाबाद जो लॉयलपुर था उस वक्त, तो उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने ये सोच के बनाया कि मैं एक ऐसा अपने पीछे पहचान छोड़ के आऊँगा कि जिसकी तारीख जिसके बारे में जो है वो आने वाले सालों के अंदर भी जो है वो बातें होंगी। और वाकई में था भी ऐसा ही, यानी जब इसकी चीज़ों को देखें, जो इसकी मैनेजमेंट को देखें, तो बहुत ही खूबसूरत शहर जो है वो बड़ा प्लान जो है वो बनाया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ इस शहर को हालात के थपेड़ों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो खेल लिया। इसकी बड़ी आबादी, इसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, इसकी इंडस्ट्री, इसके लोग, कल्चरली जो है वो बहुत रिच, लेकिन उसके साथ साथ में प्रॉब्लम्स भी उसी तरह से पहाड़ की तरह की खड़ी हुई। तो इन प्रॉब्लम्स के हवाले से हम लोग जो है वो बात कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं को हैंडल करने के लिए, इनको फिक्स करने के लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो मौजूद भी रहते हैं और यकीनन जो है वो इनकी लैंड यूज़ कंट्रोल से लेके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबके ऊपर जो है वो अपना काम करते हैं। फैसलाबाद आप आए जी। फैसलाबाद यकीनन एक बड़ा शहर है। सब जैसे ही कोई बड़ी जॉब जो है वो आती है वो एक चैलेंजिंग होती है, तो आपको फैसलाबाद क्यों जो है वो चैलेंजिंग लगा? ऑफ कोर्स मतलब चैलेंजिंग तो होता ही है और मतलब लेकिन उसमें हर चीज़ का एक मतलब सिस्टम बना हुआ है, मतलब इस सही। तरह नहीं है कि फैसलाबाद को मैंने अकेले कंधों पे उठाया हुआ है इस तरह ना। ठीक है। ठीक है। मतलब हर महकमे की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है, हर महकमे की अपनी एक लीडरशिप है, उन चीज़ों को हमने एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के मुताबिक चलाना है। उसमें सही। उसमें एक आप कह लें प्रायोरिटी सेट करनी है, चीज़ों को सुपरवाइज़ करना है ताकि वो उसी गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक चलें। और जिस तरह आपने कहा कि लैंड यूज़ कंट्रोल, ये वो चीज़ें मतलब लॉज मौजूद हैं, लेकिन उनकी अप्रोप्रिएट जो फॉलोअप है वो सारा कुछ मतलब करना है। उसके लिए गवर्नमेंट का एक सेटअप मौजूद है, उस ठीक। मशीनरी को सिर्फ जगा के उसको एक चलाना
हमारा काम है उसमें। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं खुद खड़े होके मतलब वो करूँगा या खुद मैं खड़े होके मतलब कूड़ा उठवाऊँगा। वो चीज़ें मतलब मैं करूँगा, लेकिन ये है कि वो इसका, मैं समझता हूँ पर्सनली, वो इसका उस तरह का सॉल्यूशन नहीं है वो ना इसका। जी, जी, तो जी, जो बिल्कुल। हमारे सिस्टम्स हैं, चीज़ें हैं, उनको हमने मतलब ठीक तरीके से करना है। और जो हमारी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं या जो हमारे बाकी जो ऑफिसेज़ हैं, उनको उस तरह से प्रॉपरेटली मतलब चलाया जाए कि वो ज़िम्मेदारी से अपना काम करें, क्योंकि जो मॉडर्न लीडरशिप है उसमें तो चीज़ें मतलब डेलीगेशन पे चलती हैं। वो जो वन मैन वाली जो थ्योरी है, मेरे ख़्याल में वो इतनी कोई मुनासिब नहीं है, क्योंकि मॉडर्न जो सिस्टम्स हैं, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि एक अंग्रेज़ के ज़माने में बड़ा एक वेल डिज़ाइंड शहर था, बड़ा कुछ था। वो जो हम बात करते हैं कि एसएचओ को सब पता होता है कि अब उसके इलाके में क्या हो रहा है। जी, जी, जी। लेकिन अब कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। आप और मैं इस कमरे में बैठे मतलब कोई साइबर क्राइम या ऐसी कोई चीज़ कर लें तो शायद मतलब एसएचओ को पता ना लगे, है ना मतलब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो जो मॉडर्न डे की जो कंटेम्प्रेरी नीड्स हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी थोड़ा-सा उसके हिसाब से अपने आप को मतलब चेंज करना पड़ता है वो। बिल्कुल सही, यू आर एब्सोल्यूटली राइट जी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वैल्यू फॉर द मनी। लाइक ऑन अ वन प्लेस जो है वो जो गवर्नमेंट अपनी पैसा जो है वो स्पेंड कर रही है, सारी बात आपने इसको इंश्योर करना है कि कोई किसी प्रोजेक्ट के अंदर है तो वो उनको उतना ही जो है वो पे बैक मिले। दूसरी जानिब जो है वो अवाम भी, यानी अगर कोई चीनी के लिए, अगर कोई टमाटर के लिए या फिर कुछ ही और ईटेबल गुड्स और एनीथिंग एल्स जो भी वो खर्च करता है उसको वाकई में वो सब कुछ मिले। तो आप इन दोनों चीज़ों के लिए जो है वो किस तरह से कर रहे हैं कुछ? मैं समझता हूँ कि जो जो गवर्नमेंट का आपने ज़िक्र किया, गवर्नमेंट का एक बड़ा एक एलैबोरेट, बड़ा एक तफ़सीली एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोसेस है चीज़ों से वैल्यू फॉर मनी एक्सट्रैक्ट करने का, ओके। और चीज़ें उस तरह डिज़ाइन करने का कि उनसे जो वैल्यू फॉर मनी है वो एक्सट्रैक्ट की जाए। जैसे अगर मैं आपको प्रोजेक्ट्स की मिसाल दूँ, तो अगर कोई रोड या कोई फ्लाईओवर या कोई चीज़ बनती है, उसके ऊपर महीनों जो है उसके ऊपर डेलिब्रेशन होती है कि इसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी, इसके ऊपर कितनी गाड़ियाँ चलेंगी, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, कितने लोग उसके अंदर एम्प्लॉय होंगे, कितनी इंडस्ट्री उससे चलेगी। फिर उसके बाद वो चीज़ें अप्रूव होती हैं फोरम्स पे जाके। तो गवर्नमेंट फिर, यही एक वैल्यू फॉर मनी है कि अगर हम एक रोड बना बिल्कुल रहे सही, हैं, तो हम बिल्कुल सही। रोड बनाने के बजाय हम फॉर इंस्टेंस स्कूल क्यों ना बना लें या वो चीज़ क्यों ना बना लें। तो ये सारी प्रायोरिटीज़ हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी का मेरे ख्याल में एक चॉइस है। सही। वो चॉइस हमेशा ठीक भी नहीं होती। मैं ये नहीं कहता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो चॉइस ठीक हो, उसके अंदर सही। आप मतलब यू कैन गेट इट रॉन्ग एज़ वेल। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो एक कंसर्टेड चॉइस होती है जो हम एक एविडेंस पे, जो एक डाटा पे, चीज़ों की बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। इसी तरह आपने कहा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू फॉर मनी इंश्योर करना। अगर मैं मतलब वैसे मतलब बात करूँ, जो आपने मिसाल दी, मतलब मार्केट में चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल ठीक। इंश्योर कराना कि चीज़ों की क्वालिटी मतलब मुनासिब हो। अभी यहाँ आने से पहले मैंने प्राइस कंट्रोल की मीटिंग की, जी, जी, जिसके जी। अंदर हम महीने की वो जो प्राइसेस वगैरह नोटिफाई करते हैं, उसमें प्राइसेस तो हम नोटिफाई करते हैं, लेकिन जनरली ताजरान से हमारी ये गुजारिश होती है, और हमने ये देखा है कि वो उस प्राइस के ऊपर सब स्टैंडर्ड चीज़ें वो लोगों दे को रहे देते होते हैं हैं। वो। बिल्कुल सही। जिससे कंज्यूमर्स के अंदर भी ये शिकायत पैदा होती है कि जो प्राइस आपने नोटिफाई की है उस पे अगर वो देते नहीं हैं, या अगर देते हैं तो फिर वो उस क्वालिटी की चीज़ें नहीं देते। तो उस पे फिर हम उनको जुर्माने भी करते हैं, मतलब और लाखों के हिसाब से जुर्माने होते हैं इसमें। और जो लोग जुर्माने वगैरह से मतलब नहीं मानते, उनको फिर हम मतलब उसमें जेल भी भिजवाते हैं, उनकी मतलब बिजनेस सील भी किए जाते हैं। और एट द सेम टाइम हम वो प्राइसेस भी साथ साथ रिवाइज़ करते रहते हैं, ताकि ताजर के साथ, उनके साथ भी ज़्यादती ना हो। सही। क्योंकि देखें, एक बंदा अगर अपने बिज़नेस के लिए एक चीज़ ख़रीद रहा है और हम उससे फ़ोर्स करें कि वो सस्ती बेचे, वो भी एक पॉसिबल नहीं नाइंसाफ़ी है। वाली बात है। सफिशिएंट तो जो इसी है तरह मार्केट कमेटी का हमारा मैकेनिज़्म है, उसमें चीज़ें ठीक। इंश्योर करना कि वो प्रॉपर्ली हों। फिर उसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई हैं, और कंज्यूमर की हमारे पास काउंसिल वगैरह भी बनी हुई है, जिसमें हमारे पास भी शिकायत आती है। मेरे पास आती हैं इस तरह की शिकायत, जिसमें किसी ने कोई मोबाइल लिया है, वो ख़राब निकला, या कोई फ़र्ज़ करें किसी ने कोई चीज़ ली है, किसी ने इवन ऐसे भी आती हैं, किसी ने ईज़ी पैसा कराया और उसने कहा वो पैसे इतने आए और इतने नहीं आए। और इस टाइप की शिकायत भी आती है, और हम उनको मतलब संजीदगी से ही उसको मतलब देखते हैं उसको ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ा-सा, क्योंकि अब आप बात उसी तरह से चली गई वैल्यू ऑफ मनी पे, तो फिर यहाँ पे बात ये ज़रूर है कि जिस तरह से हमारे मुल्क में आपने देखा डॉलर माफ़िया, इसी तरह से एक चीनी माफ़िया कार्टेल है, व्हीट माफ़िया है, जिसने जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मैंने आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी जो है वो फ़ॉलो किया है, तो आप इसके ऊपर बड़े ख़ुसूसी तवज्जो भी दे रहे हैं कि किसी भी किस्म का कम से कम फैसलाबाद के अंदर जो है वो ऐसा ना हो सके। और यही वजह है कि आहिस्ता-आहिस्ता अब चीनी की प्राइसेस जो है वो डिप डाउन हो रही हैं। इसके आने वाले दिनों के अंदर और क्या इक़दामात इस हवाले से करेंगे कि और मेक श्योर करेंगे कि कम से कम के फैसलाबाद के अंदर जो है वो इस तरह के कार्टेल जो है वो ना हो,
और एक तो जो ये जो चोर बाज़ारी करते हैं यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो ये प्राइसिंग भी जो है वो ना हो बढ़ा-चढ़ा के, या जो अपनी मर्ज़ी से लोग जो है वो कर लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ चीज़ों की चलती रहती हैं। जिस तरह मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि ये मेनली सप्लाई और डिमांड का एक गैप है। अ, मतलब मैं अगर मतलब जैसे आजकल मतलब यूरिया की है, यूरिया में लोगों के अंदर आजकल ओवर प्राइसिंग की मतलब टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। वो ऐसा नहीं है कि अपने शौक से वो करते हैं, वो एक फोर्सी करते हैं कि फ़र्ज़ करें मार्केट के अंदर यूरिया जो है अगले कुछ महीनों के अंदर कम आ रहा है, या फ़र्ज़ करें उसका जो कोई रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट नहीं हो सका तो वो फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन कम हुई है। इसी तरह चीनी का है, अगर चीनी का मतलब एक इंटरनेशनल भी एक रेट है और बाकी जो लोकल सप्लाई वगैरह भी अगर कम हो रही हो, तो उसमें एक जो सबसे ऑब्वियस चीज़ है, ये सबसे जो मेन चीज़ है जिसका आपने ज़िक्र किया, वो तो एनफोर्समेंट है। जी। कि जहाँ-जहाँ लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, जिस तरह आज आपने अभी डॉलर के रेट में भी देखा कि डॉलर का रेट सडनली मतलब पाकिस्तान एग्ज़ैक्टली। में कम हुआ। जी, जी। इसका मतलब ये था कि डॉलर मतलब की कमी नहीं थी, बल्कि मतलब बाकी फैक्टर्स इसके अंदर प्ले एग्ज़ैक्टली, कर रहे थे। एग्ज़ैक्टली। तो सेम गोज़ फॉर चीनी वगैरह बाकी चीज़ों में भी, कि हम उसमें जो हमारी मतलब बाकी एजेंसीज़ हैं, स्पेशल ब्रांच वगैरह और बाकी जो एजेंसीज़ हैं, उनका हमें पूरा इसमें ताउन हासिल होता है। वो हमें इसमें हमारी रहनुमाई करते हैं, और हमारे अपने अफसरान जो है वो भी इसमें ट्रेस करते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़ा एक सिस्टम बनाया हुआ है। जो लोग भी 50 बैग से ज़्यादा चीनी, फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देता हूँ, स्टोर करेंगे, उसको गोदाम डिक्लेयर करेंगे। और जब गोदाम उसको डिक्लेयर करेंगे तो वो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में उसको रजिस्टर करवाएंगे, और रजिस्टर के साथ वो डेली का अपना उनको स्टॉक डिक्लेयर करेंगे, ताकि अगर मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर हूँ तो मुझे पता हो मेरी तहसील की चीनी की डिमांड कितनी है दिन की, और मेरी तहसील में किस किस बंदे के पास कितनी चीनी इस टाइम पड़ी हुई है। ओके। और जो लोग वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और हमें वो पता लग जाएगी, जिस तरह कुछ केसेस में हमारे साथ हुआ, एग्ज़ैक्टली। उस चीनी को हम खुद से ऑक्शन करके लोगों को मार्केट रेट जो हम समझेंगे कि आज के दिन का मुनासिब रेट है या उससे 5 रुपए कम पे, हम उसको ऑक्शन करके लोगों को सस्ती चीनी के तौर पे उसको सप्लाई करेंगे। क्योंकि वो उन्होंने हमारे हिसाब से होर्डिंग की है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, जो वो मार्केट में नहीं ला रहे इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि रेट बढ़ेगा तो हम उसको लाएंगे। तो उससे फिर मार्केट एक डिस्टर्ब होती है वो। तो वो इन्फोर्समेंट उसके लिए हम रेगुलरली करते रहते हैं, और साथ साथ जहाँ कोई सप्लाई वगैरह का इशू, हम गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करते हैं, और अपने ज़िले में चीनी की सप्लाई या आटे की या बाकी चीज़ें वीट वगैरह वो भी हम करते हैं। जिस तरह वीट की हमारे पास गवर्नमेंट के स्टॉक्स मौजूद हैं, हमारी मिल्स यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ग्राइंडिंग कर रही हैं, आटा प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन जब भी कभी कोई सप्लाई वगैरह गैप आता है तो फिर गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स में से भी उसको वो प्रोवाइड करती है, जिस तरह देती है। आपने रमज़ान में देखा उसको किया। एग्ज़ैक्टली। तो वो गवर्नमेंट का एक अपना एक सिस्टम है इन चीज़ों को मॉनिटर करने का, और इनको उस स्टेज तक लेके जाना कि वो जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो, और लोगों के ऊपर अनड्यू प्रेशर न पड़े। अभी यानी हमारे पास व्हीट, चीनी, किसी की भी कोई कमी नहीं है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, ये जी, मतलब अभी ऐसा पैगाम कोई ठीक। उसके अंदर नहीं है। रेट वगैरह पे उसका वो हो सकता है, उसके कुछ रीज़न्स हैं जो मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल से थोड़े से बियॉन्ड है। कुछ कोर्ट में केसेस वगैरह इनके वो चल रहे हैं, बिल्कुल मिल्स सही। वगैरह के वो इस तरह के। लेकिन बाकी चीनी की सप्लाई वगैरह है जहाँ पे हमारी मतलब होती है इस तरह की होर्डिंग वगैरह, हम उसको डील कर लेते हैं। फैसलाबाद क्योंकि सनती शहर है तो यहाँ पे इर्द-गिर्द बहुत सारी सनतें भी लगी हुई हैं, भट्टे भी हैं। इस पे एक आपका क्रैकडाउन भी चलता रहता है। आपका भी मैंने देखा कि आपने बहुत सारी जगहों को जो है विज़िट किया, माहौल को ख़राब करने वाली फैक्ट्रियाँ, धुआँ देने वाले जो है वो भट्टे, ज़िग-ज़ैग ना इस्तेमाल करने वाले, इन सबको जो है वो किया जा रहा है। और इसके आप हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे? यू मेक श्योर करेंगे कि बिल्कुल जो है वो ख़त्म किया जाए ऐसी तमाम फैक्ट्रीज़ को, भट्टों को अपनी टेरिटरी के अंदर। देखिए, स्मॉग के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, और स्मॉग के ऊपर गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं, हाई कोर्ट की भी इस पे डायरेक्शंस हैं। और लाहौर में आपको पता है ये कितना एक सीरियस इशू होता है, और बिल्कुल। आपको इवन मतलब जी, जी। विजिबिलिटी का इशू होता है, सांस लेने का इशू हो जाता है, और बड़े सीरियस इसके इश्यूज़ हैं वो। उसमें जो जो चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं, जो की रिटेंट्स हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसके अंदर, जो अर्बन डस्ट है, जो हमारी जिसे हम फ्यूजिटिव डस्ट कहते हैं, जो शहरों के अंदर जो मट्टी उड़ती है, जिसके हवाले से हमने PHA हमारी एमसीज़ वगैरह को क्लियर डायरेक्शंस दी हुई हैं कि वो उसमें स्प्रिंकलिंग वगैरह करें वाटर की, ठीक है। ताकि शहरों के अंदर वो जो धूल उड़ती है सेकंड टाइम वो मतलब न उड़े। बिल्कुल सही। इसी तरह जो हमारी मीडियंस के पास मट्टी इकट्ठी हो जाती है सही ठीक से सफाई न करने के हवाले से, या जो मैकेनिकल स्वीपर्स के थ्रू हम उसको करते हैं,
उसको हम कर रहे हैं। लेकिन जो मेजर उसमें चीज़ें जो आपने बताई वो ये हैं कि यहाँ पे कोई 550 के करीब यहाँ पे 548 समथिंग भट्टे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली। जो ब्रिक किल्न्स हैं यहाँ पे। उनके ऊपर 100% गवर्नमेंट ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंश्योर करवा लिया हुआ है कि वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे आ जाएँ। लेकिन इशू उसमें ये आता है, जिस तरह मैंने भी इस ज़िले के अंदर आगे पीछे ट्रैवल करते हुए विटनेस किया, कि लोग उसको ज़िगज़ैग के ऊपर प्रैक्टिकली चलाते नहीं हैं। वो बिल्कुल थोड़ा-सा उनके लिए एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद महँगा है। तो सही। जिस तरह हमारे लोगों की आदत है कि वो शॉर्टकट लेते हैं, वो उसको चलाते नहीं हैं, जिसकी वजह से वही ब्लैक स्मोक या जो ब्लैक उससे धुआँ उठ रहा होता है, तो जहाँ हमारे नोटिस में आता है हम उनको लाख-लाख रुपए जुर्माना करते हैं। उनकी जो ईंटें हैं उनके ऊपर पानी डलवाते हैं ताकि उनका वो मतलब जो उन्होंने वो किया वो मतलब उनका वो एक ना जिससे उस उसमें तक पहुंच नुकसान सके, हो बिल्कुल ना। सही। और इस तरह के सारे मेजर्स लेते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को भी हम इसी हिसाब से फाइन्स वगैरह करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो वैसे भी जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर है यहाँ पे काफ़ी वो है, उनको अदरवाइज़ भी बड़ा कंप्लायंट होना चाहिए। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, आपको पता है उनकी कितनी एक अहमियत है बाहर की दुनिया में, जी और जी वो है। एग्जैक्टली। तो लार्जली तो इंडस्ट्री के अंदर इतनी कोई डिविएशन देखने को नहीं मिली, लेकिन ये है कि जो ब्रेक-इन्स वगैरह हैं उनमें अभी भी मतलब वो वायलेशन पाई जाती है। और मैं आपके तवज्जुह से आपके जितने भी सुनने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी हेल्पलाइंस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ट्विटर अकाउंट है, बाकियों पे भी ओके। वो उस पे कंप्लेन करें, हम उस पे इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, उन लोगों को हम रिस्पॉन्स भी देते हैं उसके ऊपर। सही और आपको। हमने कुछ, सॉरी आपकी बात जी से, नो नो हमने नो। हमने अभी कुछ लोगों को, कुछ इंडस्ट्रीज़ को बाकायदा इस पे फ़ाइन किए, लोगों की जो हमें सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स आई, और कुछ को नोटिस भी जारी किए एज़ पर लॉ, अगर किसी का नोटिस बनता था तो। बिल्कुल सही। आपको मुश्किल नहीं लगता आपको चीनी वालों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से भी रोकना है, रेडी टमाटर बेचने वाले को भी जो है वो प्राइस ज़्यादा बढ़ा के जो है वो उससे भी रोकना है, माहौल को ख़राब करने वाले से भी रोकना है, और फिर जो है वो बिजली चोरी करने वाले को भी जो है वो रोकना है। तो ये माशरा हमारा किधर जो है वो चला गया है, मतलब हम सही डायरेक्शन की बजाय हर जो है वो ये सोचने के लिए मजबूर है कि कैसे जो है वो हमने रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जो है वो जाना है। एनीवे, लेकिन आइए नैरोइंग इट टू जो ये बिजली के माफियाज हैं उन जी। उस हवाले से जो है वो आपकी पास्ट डेज में जो मीटिंग रही उसका थोड़ा सा अहवाल बताइएगा कि क्या। बिजली के हवाले से आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में बिजली की प्राइसेस वगैरह बढ़ी, उससे जी लोगों के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ा, लोगों ने उसके ऊपर एहतजाज भी किया और अपना प्रोटेस्ट वगैरह भी रिकॉर्ड कराया। उसके हवाले से आसानी पैदा करने के लिए लोगों के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो लोग अपना बिल नहीं अदा करते, जो कि डिफरेंट शहरों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों में उसकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ सही। शहरों में बिजली की जो चोरी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, कुछ शहरों में कम होगी। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, ताकि जो एग्जिस्टिंग लोग जो बिल पे कर रहे हैं उनके ऊपर बोझ ना। बोझ ना आए उस ठीक पर। ठीक। उसके हवाले से फैसलाबाद में भी हमने किया। फैसलाबाद में ये खुशाइंद बात है कि इवन दो यहाँ पे इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री आपको पता है बिजली ज़्यादा कंज्यूम करती है एज़ जी कम्पेयर टू घरों के, वहाँ रिलेटिवली ऐसा कोई मेजर स्कैम अभी तक कोई सामने नहीं आया। सही। लेकिन उसके बावजूद कोई 85-90% जो केसेस पकड़े गए हैं वो ज़्यादातर डोमेस्टिक डोमेस्टिक यूज़ के। यूज़ के हैं। ठीक। और डोमेस्टिक यूज़ के अभी तक कोई 3-3.5 हफ्ते में जितने हमने एक्शंस किए हैं, ये वो एक्शंस हैं जो कि पहले ये पूरे साल में इनकी इतनी परफॉर्मेंस हुआ करती थी। सही। और उसमें इनको इंतज़ामिया की और पुलिस की भी मतलब कंप्लीट उनको सपोर्ट रही, और उसमें अभी तक कोई 500 से ऊपर को 5 कल तक 501 थे, और केसेस हमने डिटेक्ट किए चोरी के, और उनमें से 400 से ज़्यादा के ऊपर अभी तक FIRs वगैरह दी जा चुकी हैं, और उसमें काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। इसमें कोई 6.5 करोड़ के करीब जो है वो चोरी डिटेक्ट हुई है, सही। जो फेस्को ने इसमें डिटेक्ट की है, और उसमें से कोई 1.25 करोड़ रुपए तक अभी उसमें से रिकवरी हो गई है। बाकी लोगों से उसमें रिकवरी जारी है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं या डिस्कोस जो हैं, वो अगर उनकी रिकवरी की पोजीशन वगैरह बेहतर होगी तो कंज्यूमर्स के लिए भी जो बिजली का बिल वगैरह है वो कम आएगा। कम आएगा वो। बिल्कुल सही और है। अभी उन्होंने उसके अंदर अपनी वो भी लोगों को ऑफ़र भी दी है कि जो हमें इसमें गाइड करेगा या हमें उनको बताएगा, तो बिल्कुल 10% जो है बेनिफिट वो मिलेंगे अमाउंट जो उनको। भी उन्होंने करेंगे, एक तो उनका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। मुझे कल चेयरमैन बता रहे थे फेस्को के कि 10% जो है वो हम उन लोगों को देंगे जो हमें ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे चोरी हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन के बाद हम लोग जो है वो एक छोटे से ब्रेक की जाने जाएंगे, और क्योंकि माहौल के साथ बात हो रही है, स्मोक की बात हो रही है, डेंगू पे बात हम चले बाद में कर लेंगे, लेकिन सफाई मुहिम एक स्टार्ट आपने की हुई है विच इज़ अ वेरी गुड साइन, मतलब बाय अंडरस्टैंडिंग दैट के
हमारे सर के ऊपर है अभी ये स्मोक, और इसका ये जो दिन भी हैं बहुत ही, आपको पता है कि ये अमूमन जो है सितंबर के अंदर, यानी जो जुलाई और अगस्त के अंदर ये जो डेंगू का होता है, तो उसका जो केसेस है वो अब आना शुरू हो जाते हैं, सामने आना। उस वक्त जो अपना काम करता है तो अब सामने आ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये सफाई की 15 दिन की जो है वो मुहिम जारी है। आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत ज़रा ज़्यादा है सफाई की? ये बारहा जो है वो ऐसी मुहिम जो है वो होनी चाहिए, लेकिन इट्स अ गुड। और सबसे बढ़कर ये है क्योंकि फैसलाबाद इज़ नॉट अपॉन अर्बन फैसलाबाद, फैसलाबाद इज़ अपॉन रूरल फैसलाबाद टू। तो वहाँ पे जो ये मेरा गाँव, अब गाँव चमकेंगे, दैट इज़ द कैंपेन। आई रियली लाइक दिस। तो और वो वाकई में गांव, जो कुछ तस्वीरें जो हमारे सामने आई हैं बड़ी खूबसूरत हैं। आई विश के फैसलाबाद के सारे गांव जो है वो इतने खूबसूरत हों। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि योर टीम इसके अंदर क्या कर रही है और क्या विजन है इसके पीछे? देखें, सफाई तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी हमने जैसे शहर के अंदर 15 दिन की कैंपेन लॉन्च की, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि सारी यूसीज़ को एक दफ़ा स्वीप किया जाए, ओके। और दिन में हम कम से कम 2 यूसीज़ जो हैं उनको कम्प्लीटली मतलब क्लीन अप करें, उनके अंदर ज़्यादा स्टाफ लगा के उनको क्लियर करें। ठीक है। उसके अलावा जो मेन रोड्स कुछ पहले नहीं कवर होती थी उनको भी हम कवर करें, जैसे जड़ावाला रोड के ऊपर काफ़ी कूड़ा मतलब पड़ा होता है, सही। राइट लेफ़्ट, जिनको शायद वो हफ्तों बाद विज़िट करते हैं, तो हम मेन रोड्स को कम से कम एक बेहतर करें वो। और उसके अलावा जिस तरह आपने जो रूरल आबादियों के लिए एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम तजवीज़ दिया है, जो कि है अब गाँव चमकेंगे। गाँव चमकेंगे। जी। अब उसके अंदर ये काम, वैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ पे आया तो मतलब हम इसको लॉन्च हम भी करने लगे, और मैंने जब भी देखा, आप फैसलाबाद के अंदर एक यूनियन काउंसिल या एक गांव है जो कि जिसके अंदर ऑलरेडी लोग अपना ये काम कर रहे हैं सेल्फ हेल्प बेसिस पे। आपको शायद पता हो, एक अरफा करीमाबाद एक बिल्कुल गाँव है। बिल्कुल। अरफा और करीम रंधावा का जो है जी वो। हाँ, और वो बड़ा एक अच्छा मॉडल है, और वो अच्छा मॉडल इसलिए है क्योंकि उसको लोगों ने वहाँ पे ओन किया वहाँ पे। बिल्कुल। तो अब गवर्नमेंट ये चीज़ करना चाह रही है, और आई होप कि इसको लोग वहाँ पे जो लोकल हैं वो उसको ओन कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक सपोर्टिंग रोल में उनके साथ रहेगी और लोग इसको लीड करेंगे तभी ये कामयाब हो सकता है। वरना बिल्कुल सही। हमारा, जिस तरह आपने कहा कि आप चीनी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो वही लोग और भी काम कर रहे हैं, तो वो उसको डेडिकेशन से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तभी कामयाब हो सकता है जब लोगों का वहाँ पे वो हो। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक कमेटी भी तश्कील दी है लोकल लोगों की, ताकि वो उसमें से जो गवर्नमेंट फंड्स देती है या जो उसमें कलेक्शन करते हैं, वो लोग घरों से कलेक्शन करें। हर घर से उसमें 50 रुपये उन्होंने कहा है कि हर घर से कलेक्ट करने हैं। उनको सफाई की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए वहाँ पे। बिल्कुल सही। उनके आसपास एक हम लैंडफिल साइट या डंपिंग साइट बना ले जहाँ पे वो कूड़ा फेंके, उसमें लाज़मी बात है सारा गांव एक दिन के अंदर नहीं क्लियर होगा, लेकिन ये है कि साथ साथ डेली बेसिस पे गांव में सफाई होती रहेगी। फिर इसके अंदर और भी बड़े एस्पेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आप उन्हीं लोगों को, फिर जो कमेटी बन जाएगी उनको आप डेवलपमेंट का भी रोल दे सकते हैं, कि वो तजवीज़ करें कौन सी गली ठीक होने वाली है, उनको हम अपने गवर्नमेंट के फंड से ठीक करें, या कहाँ पे लाइट लगनी है, या कहाँ पे हम चौकीदार रख सकते हैं। फिर उनको और भी मतलब फैसिलिटेट किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल पहले फ़ेज़ के अंदर वहाँ पे हमने इनको 3 लोग रखने की इजाज़त दी है हर ठीक है। गाँव के अंदर, ओके। जो कि स्वीपिंग या सफाई करेंगे। बिल्कुल सही। और दूसरा, हमने इनको इजाज़त दी है कि वहाँ पे रिक्शा लोडर वगैरह को एंगेज कर लें या ख़रीद लें, जिस तरह भी है, और उसके थ्रू अपना जितना भी वो कूड़ा करकट है वो उठा के उसको डंपिंग साइट तक लेके जाएं। और इनको जो फंड कौन करेगा इनको? गवर्नमेंट इनको फंड्स कुछ देगी, मतलब सही। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। स्टार्टिंग। अच्छा, लेकिन ठीक है। देखिए, हमारी कंपनीज, हमारी चीज़ें इसलिए कामयाब नहीं हो पाती जी। क्योंकि वो डिपेंडेंट रहती हैं गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर। ओके। तो इसके अंदर एक अच्छी बात उन्होंने ये की है कि हर घर से उन्होंने 50 रुपये कलेक्ट करने को है। जिस तरह अगर कोई पेट्रोल या स्टेशन है, कोई शादी हॉल है किसी गांव में, या दुकान है, वो ज़्यादा उससे दें। 100 या 150 200 रुपये बिल्कुल इस तरह उन्होंने कहे। सही। तो और दूसरी वजह ये है कि जब तक आप खुद कंट्रीब्यूट भी नहीं करते तो आपको एहसास नहीं आप होता। एहसास भी नहीं होता। बिल्कुल सही। और ऐसे अगर आप बड़े शहरों में देख लें, इवन काफ़ी सारे बड़े शहरों में, इवन जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज कूड़ा उठाती हैं, वहाँ पे भी लोग, प्राइवेट लोग को पैसे देते हैं सिर्फ उस पॉइंट तक पहुँचाने की भी आप 300-400 रुपये लोग दे रहे होते हैं। बिल्कुल तो सही। मेरे ख्याल में 50 रुपये इतनी कोई वो कॉस्ट नहीं है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैं आपको अपनी मिसालें जो है पहले भी देता हूँ। जिस रोड के ऊपर हम खड़े हैं, सुबह अगर जब 7 बजे यहाँ पे आए तो रश, एक ढेर लगा हुआ होता है साइडों पे। यानी वो जो रेडियो वाले हैं जो अपना रोज़ी कमा रहे होते हैं, जिनको इसलिए नहीं वहाँ से हटाया जाता कि मुल्क के इकनॉमिक हालात इतने बेहतर नहीं है, तो उनसे छीने ना उनकी रोज़ी। लेकिन उनका जो है वो पे बैक ये होता है कि ना वहाँ का कोई किराया, ना कोई बात, स्टेट की लैंड, और वहाँ पे अपना गन भी फेंक के चले जाते हैं, और फिर उसको आके 7:30 बजे आके सफाई होती है हर रोज़। लेकिन अगले दिन जो है फिर वो गंद वहीं पे पड़ा।
वहीं पे मिलता है। तो ये है हमारा मजमूई तौर के ऊपर मेरा और आपका, हमारी आवाम का जो है वो किरदार। दोस्तों हमें इसको फिक्स करना होगा, क्विक फिक्स करना होगा, नहीं तो आने वाले दिन और भी मुश्किल हो जाएंगे। हम अपनी न्यूज़ ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, लॉर्ड स्टेशन की जानिब चलते हैं। दोस्तों हमारे साथ ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जनाब अब्दुल्ला नैयर शेख साहब मौजूद हैं। इनसे ये जुस्तजू में हम आखिरी सेशन जो है वो इस ब्रेक के बाद करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा मस्त एफएम 103। मैं हूँ जाज़िब ज़ीबी।